सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड यस आई एम हियर अगेन विद द न्यू वीडियो। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोच रहे हैं कि 2023 में उन्होंने पैरामेडिक्स एग्जाम क्रैक करना है एंड उनको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए। तो मुझे एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट एंड नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम क्रैक करो तो ये वीडियो आपको ज़रूर एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करे कि कैसे आपको इस एग्जाम को जो है क्रैक करना है और कैसे आपको यहाँ पे पहुँचना है। सो यस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभी से प्रिपरेशन की। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पे फॉलो करी थी तो वो थोड़ा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे देखो, अगर आप मतलब चाह रहे हो कि आपका पैरामेडिक्स में सिलेक्शन हो, आई जस्ट वांट टू से कि आपके आपके जितने भी मेडिकल रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो सारे आप भर देना, सभी फिल करने की कोशिश करना। जो आपका नीट है, आपका एग्रीकल्चर का जो रहता है, वेटनरी का जो रहता है एंड हॉर्टिकल्चर भी हमारे एग्जाम्स रहते हैं हमारे मेडिकल साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड, उन एग्जाम्स को भरने की कोशिश करना। सारे भरोगे, एक आइडिया बनेगा और एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मेडिकल के एग्जाम्स होंगे, ट्राई फिलिंग ऑल द एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम मिस मत करना, ठीक है। अब पैरामेडिक्स एग्जाम के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखो, एज सच तो कोई मतलब सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज हम सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हमारा जो नीट का प्रिपरेशन रहता है उसी के थ्रू हमारा इसका प्रिपरेशन भी हो जाता है। सो आप अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छी रखना तो ये भी मतलब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एंड जो मैंने भी अपने टाइम पे ध्यान रखी थी। मैं बस थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बाकी आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा अपने लिए, पढ़ाई तो आपने अपने खुद के लिए करनी है जो जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी आप अपनी एनसीईआरटीज पढ़ो, देखो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटीज ही होनी चाहिए। आप पहले अपनी एनसीईआरटीज कवर अप करो, उसके बाद आप कोई एडिशनल बुक पढ़ो। पहले एटलीस्ट आप अपनी एनसीईआरटी कवर अप करो। पहले हमेशा अपनी एनसीईआरटी कवर अप करना, तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अपने एनसीईआरटी कवर अप करो एंड देन मूव ऑन टू सर्टेन अदर बुक्स, रेफरेंस बुक्स जो हमारे पास फिंगर टिप्स है, दिनेश है, जो भी है उस पर बाद पे जाना। पहले आप कोशिश करो कि आप अपनी एनसीईआरटीज कवर करो। जब आप अपनी एनसीईआरटीज कवर कर रहे होते हो तो उस टाइम पे हर एक लाइन को समझने की कोशिश करो। हो सके तो क्वेश्चंस फ्रेम आउट करने की कोशिश करो एंड कोशिश करो कि जब आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो तो बुक में क्या है, ऑब्वियसली पेजेस हमारे पास ज़्यादा रहते हैं, चैप्टर्स लेंथी होते हैं, तो कोशिश करना कि उसको आप अपनी कॉपी के 1 या 2 पेज पर जॉट डाउन करने की कोशिश करो। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। वो चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसा होता है। देखो, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उस टाइम पे आपने मेन चीज़ें जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। कोशिश करना कि 1 या 2-3 पेज ज़्यादा नोट्स आप ना बनाओ, क्योंकि 1 या 2 पेज, जितना कम पेज में कवर अप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने शुरू में नोट्स बनाए, उसमें आपने पूरे नोट्स बनाने की कोशिश करो, काफ़ी लंबे नोट्स बनाए। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब आप उन नोट्स को स्टडी करोगे तो उन नोट्स से भी जॉट डाउन करो, थोड़ा और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें पता क्या होता है, आपको हर एक चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ का पता चल जाता है कि हर एक चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें हमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है, ये आपने भी काफ़ी बार नोट किया होगा। जब आप सेकेंड टाइम उन नोट्स को रीड करोगे तो उस टाइम क्या होगा, जब आप उन नोट्स को रीड करोगे आपको लगेगा कितना लेंथी, और इसमें तो इससे आप और कुछ इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो, तो उससे आप और इंपॉर्टेंट निकाल के उसको अगेन जॉट डाउन करने की कोशिश करो। तो उसके बाद जो आपके नोट्स होंगे वो होंगे आपके 1 पेज या 2 पेज नोट्स, जो कि आपके बहुत काम आते हैं एंड वो उसमें आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी होती हैं। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है। देखो, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कहीं नोट्स बनाए हो, तो क्या होता है उस टाइम पे हमारे नोट्स थोड़े लेंथी बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें फर्स्ट टाइम पढ़ के हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। जब आप वो लिखे हुए नोट्स सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप जॉट डाउन करोगे एक और पेज पे। तो क्या होगा, ऐसे आपके पास क्या है, लॉन्ग नोट्स तो बन गए हैं एंड शॉर्ट नोट्स भी बन गए हैं, और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के एंड पॉइंट पे बहुत काम आते हैं एंड जो आपके लॉन्ग नोट्स हैं वो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम काम आते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास हर टाइप के नोट्स बन जाएंगे। अब जब एग्जाम पास में आएगा तो यू जस्ट डोंट हैव टू ओपन और एनसीईआरटीज, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा होता है जब आपका एग्जाम पास में आ रहा हो ना, और जब आप बुक्स खोल के देख रहे हो आपको लगता है कितना ज़्यादा लेंथी है, मतलब वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, ठीक है। उससे उससे आप नहीं भाग सकते हो। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो बुक से ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ को ऐसी आदत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आदत है बुक से पढ़ने की। मैं बुक से एक बार पढ़ सकती हूँ, उससे मैं आप नोट्स बना सकती हूँ, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बुक से ही पढ़ सकते हो, लेकिन हर चीज़ आप बुक से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक में कुछ चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है।
ठीक है। तो वो हमें फर्स्ट रीडिंग में ही पता चल जाता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम लिख लेते हैं। दैट इज हमारे जो लॉन्ग नोट्स हमारे पास एज अ इन शॉर्ट में कहूँ तो वो एक तरह से लॉन्ग नोट्स ही होते हैं। वो बेसिकली हमारे जो है काम आते हैं। और उन नोट्स से हम क्या करते हैं, देखो जब आपका एग्जाम आ रहा होता है, आपके एग्जाम को कहता है 1 महीना बचा होता है या 2 महीने बचे होते हैं, 3 महीने बचे होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उन लॉन्ग नोट्स को स्टडी करते हैं। उस टाइम पे थोड़ा आप हर एक उसकी एनसीईआरटी खोलने बैठोगे, कुछ खोल भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा था कि मैं लास्ट मोमेंट में बुक्स खोल के नहीं पढ़ सकती, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है और बहुत कुछ मैं नहीं पढ़ सकती हूँ जब मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो उस टाइम पे मैं अपने जो लिखे हुए नोट्स हैं उनको प्रेफर करती हूँ। जो मैंने लॉन्ग नोट्स लिखे हैं, अपने टाइम पीरियड को डिवाइड करो कि आपको इतने दिन में इतनी टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद लास्ट के 1 हफ्ते के लिए वो जो शॉर्ट नोट्स हमने एक पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लॉन्ग नोट्स को जब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइम, तो हमारे थर्ड टाइम पे जो नोट्स बनते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। एंड वो शॉर्ट नोट्स हमारे लास्ट के हफ्ते में बहुत हेल्प करते हैं। उससे एकदम फ्रीक्वेंट कैचअप हो जाता है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, एंड वो हमें चीज जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो स्ट्रैटेजी फॉलो भी कर सकते हो, और अगर अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कोई फोर्सफुली आपको है नहीं है कि हाँ आपने यही करना है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, एक आपको ऑप्शन अवेलेबल कर रही हो। तो ऐसे मैंने किया था। एंड लास्ट के हफ्ते में क्या हुआ था, वो शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़े थे, लेकिन उससे पहले भी मैंने मुझे पता था कि एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर इसे यही चीज़ें आनी है और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट के टाइम में पढ़ी थी। मैंने लास्ट के टाइम में कोई बुक नहीं पढ़ी थी। लास्ट के टाइम पे मैंने जो पहले अपने लॉन्ग नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स पे आई। अगर आप पहली बारी में ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इट्स वेरी गुड। आप डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पे आओ, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपने टाइम में फॉलो करी थी, एंड लकीली आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर हेल्प आउट करी थी। और रही बात आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि अब हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, हम कैसे पढ़े, हम कैसे पढ़े। देखो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस तो आपका सेम ही है ना। सिलेबस तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो +1 +2 ही रहेगा। आपको उसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एग्जाम पैटर्न जैसा मर्जी हो, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम पैटर्न अफेक्ट ना करे। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, तुम्हारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, नहीं। एग्जाम पैटर्न डजंट मीन कि आपका सिलेबस चेंज है। सिलेबस आपका वही है। आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, आपके पढ़ने का स्टाइल चेंज हो सकता है उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, लेकिन आपका सिलेबस चेंज नहीं हो सकता है। तो सिलेबस इज द सेम, बस अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो और हो जाएगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, एंड अगर आप एनसीईआरटी अपनी 4-5 बार पढ़ लोगे ना, वो काफ़ी है। एनसीईआरटीज पढ़ो, एंड एनसीईआरटीज से थोड़ा नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई आपको न्यू वर्ड उसमें दिखाई देता तो उस वर्ड को सर्च करो गूगल पे, उस वर्ड से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि उस वर्ड से रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। और जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है ना, सर्च फॉर दैट, ठीक है। ऐसे नहीं आपको मतलब नहीं पता और आप उस बारे में नहीं जान रहे, उस बारे में जानो, उस वर्ड के बारे में जानो जो वर्ड आपको मिल रहा है। जब आप हर चीज़ पर ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट बी फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। जो आपके अंदर ये जो फेलियर का डर होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप हारने से मत डरो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। जब आप एफर्ट्स करोगे तभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब बिना एफर्ट्स किए आप सोचो कि आपको कोई रिजल्ट मिल जाए, अब जब एफर्ट्स करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं शॉप से वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खरीद के लेके आई हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो वेजिटेबल्स खुद ही सब्जी बन जाए, उसमें खुद ही तड़का लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आई हैव टू कट द वेजिटेबल्स, उसके लिए मुझे सारे मसाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, तड़का लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास सब्जी बनेगी, फिर चपाती बनानी पड़ेगी, तब जाके मेरा एक टाइम का मील जो है वो प्रिपेयर होगा। तो जब आपको खाना बनाने के लिए इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे तब जाके वो खाना आपके अंदर जाएगा। तो जब आपको अपनी करियर की किसी सीढ़ी में पहुंचना है तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा और हर एक चीज़ जानने पड़ेगी। और ये ऐसे कभी मत सोचो कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये नहीं मिलेगा। कभी किसी को खोने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड टू लूज और डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ना हारने से डरो और ना किसी को खोने से डरो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपकी किस्मत में है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपको घूम फिर के आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने उस चीज को पाने के लिए मेहनत करी है तो वो आपको मिलेगा। यू नो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट, ठीक है। आप में पेशेंस होना चाहिए। एंड मैं यही कहूंगी कि जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अगली बार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत है ही नहीं। देखो फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। यू हैव टू फेस द फेलियर्स। जिन्होंने फेलियर्स ही फेस नहीं करे, सीधे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ली, तो उसमें भी कोई मजा नहीं है। हार के जीतना ही
मतलब जब आप एक बार फेल कर जाते हो किसी चीज़ को लेके जो आपको चाहिए, तो आप दोबारा अगली बार उसके लिए डबल एफर्ट्स करते हो, और अगली बार आपको जब वो चीज़ मिल जाती है तो आपको पहली बार से ज़्यादा खुशी उसको पाके दूसरी बार होती है। तो आपको इस चीज़ को लेके ना तो डिसअपॉइंट होना है और ना ही डीमोटिवेट होना है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, और आपको मेहनत करनी है, बिकॉज ये आपका मेहनत करने का ही टाइम है। अगर आपने अब मेहनत नहीं करी तो कब करोगे? बूढ़े होके कौन सी मेहनत होगी? अभी आपका करियर बिल्डिंग फेज है, फोकस ऑन योर करियर, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि आप बस और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही डूबे रहो, नहीं, मजे करना भी जरूरी है। ज्यादा नहीं तो वीकेंड्स पे चिल आउट करो, संडे को चिल आउट करो, ठीक है? मतलब अपनी पढ़ाई और अपने चिलिंग पीरियड को बैलेंस करो। दोनों चीजें बैलेंस में अगर चलेंगी तो जरूर आप सक्सीड हो जाओगे, और जरूरी नहीं है सिर्फ पैरामेडिक से, इतने ज्यादा एग्जाम है, कोई ना कोई एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लोगे। और एक और चीज मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप फेल हो गए, इट डजंट मीन कि यू आर अ लूजर, ठीक है? बहुत बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, इट डजंट मीन यू आर अ लूजर। हर कोई एक बारी में सब सक्सीड नहीं हो जाते, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपना अपना एफर्ट्स है, ठीक है? एंड अगर आप फेल होते हो ना, ये एक रियलिटी है, अगर आप फेल होते हो तो आपके अंदर पेशेंस, जो आपका पेशेंस का जो लेवल है वो टेस्ट होता है एक तरह से। एंड अगर अगर आप दूसरे अपोजिट साइड देखे जाए, अगर आप एक ही बार में किसी चीज़ में कोई चीज़ आपको एक ही बार में एक झटके में मिल जाती है, तो उससे आपके अंदर सिर्फ ईगो आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है? तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, एंड अगर आप सक्सीड हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फेल हो गए डजंट मीन कि आपकी लाइफ का ये एंड है। अभी आपके हाथ में है कि आप एक और ट्रायल दो, आप दे सकते हो, क्योंकि आप ये कर सकते हो। जब आप एक ट्रायल दे सकते हो तो आप दूसरा ट्रायल भी दे सकते हो, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, एंड यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर दैट। तो प्लीज कभी भी फेलियर से मत घबराओ, एंड देखो, अगर आपकी डेस्टिनी में 9 फेलियर्स हैं, 10 फेलियर्स हैं, उसके बाद सक्सेस है ना, तो आपको यू हैव टू फेस ऑल दोज फेलियर्स। मैं भी यही समझती थी, देखो, जब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सीधे यहीं पहुंची हूँ, मैंने भी बहुत फेलियर्स अपनी लाइफ में फेस किए हैं, एंड देन मैं यहाँ जाके पहुंची हूँ। तो मैंने भी अपनी लाइफ में 9 to 10 फेलियर्स तो फेस किए हैं, उसके बाद जाके मैं यहाँ पहुंची हूँ, ठीक है? तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि किसी ने कोई फेलियर देखा ही नहीं है, एंड अगर किसी ने फेलियर देखा नहीं है ना, तो उसको फेलियर देखने की आदत भी नहीं होती है, और जब और अचानक से अगर वो फेलियर फेस कर लेना, तो वो उस टाइम पे उन्हें पेशेंस नहीं रहता, दे जस्ट लूज देयर पेशेंस, और वो फिर गलत काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनसे वो चीज़ फेस ही नहीं हो पाती। तो यू शुड बी हैप्पी कि आप ये चीज़ फेस कर सकते हो, एंड यू शुड स्टे पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा, एंड यू हैव वन मोर चांस, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि चांसेस खत्म हो चुके हैं, यू हैव वन मोर चांस, प्लीज गो फॉर इट। एक और चांस दो, एक और ट्रायल दो, प्रिपरेशन करो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आपको ट्रायल देना चाहिए, एंड इन केस यू थिंक कि आपको ट्रायल नहीं देना चाहिए, तो कोई फोर्सफुली नहीं है, आप कुछ और करियर ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? यही सब कुछ नहीं है, मेडिकल स्ट्रीम इतनी ही लिमिटेड नहीं है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप ग्रेजुएशन कर लो, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ यहाँ एंड हो गया, सिर्फ आप 18, 19, 20 साल के बच्चे हो, ठीक है? मिनिमम आप 17 ईयर्स के होंगे, मैक्सिमम आप 20 ईयर्स के होंगे जो इस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे होंगे। सो अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है, अभी आपका करियर के लिए स्ट्रगल करना शुरू हुआ है, तो अभी गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो इससे बेटर तरीके से कम बैक करके आओगे। सो ये एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी था, थोड़ा सा मोटिवेशन मैंने आप लोगों को दिया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। कोई भी क्वेरी होगी मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी, कमेंट सेक्शन में भी, इंस्टाग्राम में DM कर देना। आई एम ऑलवेज विद यू पीपल। आपको कोई भी और हेल्प चाहिए होगी जिसका रिगार्डिंग, आई डू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट, डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डू अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है? सो दैट्स इट। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।